हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास 7 देखते हैं। पादप कार्य की क्लास 7, जिसमें हम श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अब तक इससे पहले क्लास 6 तक हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों कंप्लीट करा था। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करा था। नाउ हम अब क्लास 7 में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज में बैक्टीरियल ग्रोथ करवाना। ठीक है, जैसे हमारा दूध से दही बनता है तो वह भी एक फर्मेंटेशन है। ठीक है, अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इन फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। हमें पता है, हमने डिफरेंस देखा था एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा एनर्जी नहीं देता है, वो कम एनर्जी देता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2 का यूज़ होता है वो ज़्यादा यूज़ देता है, ज़्यादा एटीपी देता है। इसमें जो एनर्जी बनती है वो लेस देन 7% बनती है। और किससे? एरोबिक से लेस देन 7% बनती है। मीन्स अगर वहाँ 36 और 38 एटीपी बनते हैं और यहाँ केवल 2 एटीपी बनते हैं, तो इसका अगर मैं परसेंट निकालूं तो लगभग 5.5 के अराउंड आता है। तो ये इतना लेस देन 7% एनर्जी जो बनती है वो इसके अंदर बनती है, तो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ये ज़्यादा एनर्जी नहीं देता। अगला पॉइंट ये कहता है ये हेजार्डियस प्रोसेस है। मीन्स इसमें कई एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए थोड़ी हेजार्डियस, हेल्थ हेजार्डियस भी होती है। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें कोई एक चीज़ की या एक बैक्टीरिया की या किसी भी एक जो स्टार्टर है इनोकुलम है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर ईस्ट के द्वारा होता है तो ईस्ट जो है इसमें अल्कोहल बनाती है, और वो अल्कोहल जो है 13% से ज़्यादा नहीं बना सकती। ईस्ट के द्वारा होने वाला फर्मेंटेशन जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और उसमें जब एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो वो 13% से ज़्यादा नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती 13% से ज़्यादा? क्योंकि 13% से ज़्यादा एल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है तो वो ईस्ट खुद ही मरने लग जाती है, वो ईस्ट ही ग्रो नहीं कर पाती, ईस्ट को ही खतरा हो जाता है और ईस्ट खत्म होने लग जाती है। तो 13% से ज़्यादा नहीं पहुंच पाता इसमें। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में नो नेट एटीपी गेन जो होता है वो 2 एटीपी का होता है, जबकि हमने एरोबिक में पढ़ा था 36 या 38 एटीपी हमें मिलते हैं, यहाँ केवल 2 एटीपी मिलते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा एनर्जी नहीं देती है। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है या फर्मेंटेशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा एथेनॉल बनेगा, C2H5OH बनेगा, अल्कोहल बनता है। ये किसके द्वारा होता है? दिस इज डन बाय ईस्ट। ये ईस्ट के द्वारा होता है। ईस्ट इसको प्रोसेस को स्टार्ट करती है और ईस्ट ही खत्म करती है। इसमें एंजाइम कौन कौन सी होते हैं? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये 2 एंजाइम जो है इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। इसके अंदर पायरुविक एसिड जो था, पायरुविक एसिड जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस से बना है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में वो पाई जाती है। उसके बाद पायरुविक एसिड होता है। अब पायरुविक एसिड से यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। अगर यहाँ जो है CO2 प्लस H2O ही बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट, तो ये एरोबिक होता है। और अगर एथेनॉल, अल्कोहल वगैरह बन जाता है तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 प्लस एथेनॉल होता है, C2H5OH होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये था हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था। अगला आता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है
इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किससे? पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। अब जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा हो रहा था, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया काम में आते हैं। बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है पायरुविक एसिड से। हमारे सेल्स के अंदर भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेल्स के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है, मसल्स में बनता है एक्सरसाइज के दौरान। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं, तो O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन जो होता है वो लेस हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने से हमारी जो सेल्स है, मसल की सेल है, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने से वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से हमें फटीग होता है या थकान होती है हमें, और थकान होने का यही कारण है, लैक्टिक एसिड हमारी सेल्स में जमा होने लग जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम में आएगा, ठीक है, और ये भी नेट एटीपी, अगेन 2 एटीपी होगा। तो इस तरीके से ये जो थे हमारे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी, 2 टाइप की है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक में ईस्ट काम में आता है, लैक्टिक एसिड के अंदर लैक्टोबैसिलस या कई बैक्टीरिया जो दूसरे हैं वो काम में आते हैं। एक एसिटोबैक्टर के द्वारा भी फर्मेंटेशन होता है, उसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक बार फाइनली देखते हैं हम, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज फेवर्ड सब्सट्रेट होता है, फेवर्ड सब्सट्रेट होता है। किसका फेवर्ड सब्सट्रेट होता है? रेस्पिरेशन के लिए। मींस अगर रेस्पिरेशन की कोई प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जा रही है तो वो ग्लूकोज के द्वारा ही होगी। मींस अगर दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी होंगे वो भी ग्लूकोज में चेंज होंगे और उसके बाद ही वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए ग्लूकोज जो है वो फेवर्ड सब्सटेंस होता है। अगर हम फैट की बात करें, देखो अगर फैट की बात करते हैं हम, तो फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो फैट पहले ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में टूटता है। ग्लिसरॉल में जो है टूटने के बाद ये रेस्पिरेशन करता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, या रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते इसको हम, डिफरेंट प्रोसेस से जाएगा ये, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। तो ग्लिसरॉल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और फिर ये पाथवे में एंटर कर जाता है। पाथवे कौन सा? क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल के अंदर ये एंटर कर जाता है और इस फैट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है कि फैट टूटा, अगर ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना तो उसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर फैटी एसिड को रेस्पिरेशन करना है, फैटी एसिड से एनर्जी निकालनी है, तो फैटी एसिड सबसे पहले PgAl में कन्वर्ट होता है और फिर वो पाथवे में एंटर करता है। कौन सा पाथवे? जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर एंटर करता है। तो इस तरीके से फैट का रेस्पिरेशन होता है। एक मॉलिक्यूल हमारा बचा प्रोटीन। अगर प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा, वैसे तो होता नहीं है पर होता है, तो स्टार्च सेल में होता है, जो भूखी कोशिकाएं होती है उनमें होता है। तो प्रोटीन जो है, इसमें प्रोटीन हमें पता है अमीनो एसिड के हेट्रोपोलीमर होते हैं, हेट्रोपोलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कई सारे अमीनो अम्ल जुड़कर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं और फिर वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ये प्रोटीन होता है वो पहले प्रोटीएज एंजाइम से अमीनो एसिड में ब्रेक होगा और अमीनो एसिड जो है फिर ये रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर होगा और यहाँ से रेस्पिरेशन होगा। तो इस तरीके से चाहे सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट के फिर फैट का होता है, और फैट में जो फैट क्या, सॉरी, अपने इसका
जो लिपिड है, उनका जो लिपिड है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड जो है वो पीजीएल बना के रेस्पिरेटरी पाथवे में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, इसको हम आरक्यू बोलते हैं। ये एक वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो है कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर कितनी CO2 इन्वॉल्व हुई, कितनी CO2 रिलीज हुई और कितनी O2 कंज्यूम हुई, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज आरक्यू। और आरक्यू वैल्यू जो है ये अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें तो आरक्यू जो है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या कोई ऑर्गेनिक एसिड है। तो अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होने से ये इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर आरक्यू कोई कार्बोहाइड्रेट होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट भी एनारोबिक रूप से होए, ये कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू 1 जब है जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 होती है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करे तो देखो CO2 अपॉन O2 होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो O2 0 हो जाएगी और 0 से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी ये जो है यहाँ इनफिनाइट इनफाइनाइट आएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट होता है, 0 से हम डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम चलता है। आरक्यू ऑफ फैट और जो प्रोटीन है उसका लेस देन 1 होता है आरक्यू। फैट का 0.7 और प्रोटीन का लगभग 0.8 टू 0.9। जबकि कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनका आरक्यू वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। वो जैसे ऑक्जेलिक एसिड का 4 है, मैलिक एसिड का 1.33 है और सक्सिनिक एसिड का 1.14 है। तो ये रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है, ये हमें बताते हैं कि कितनी CO2 जो है रिलीज हुई है और कितनी O2 हमारे यहाँ कंज्यूम हुई है। ये हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट था। तो ये आज की क्लास में आज हम इतना ही देखते हैं। अच्छा चलिए, एक साइड और बची हुई है अपनी, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन। मींस जो सेल्युलर रेस्पिरेशन आज प्रोसेस पड़ी है उसमें कितनी एफिशिएंसी है, कितनी परसेंट वो एनर्जी बना पा रहा है। देखो सबसे पहले एक चीज है कि एक जो ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज कंपाउंड में 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। एक ग्लूकोज में टोटल एनर्जी जो होती है 686 किलो कैलोरी होती है। अब देखो, और एक चीज ये याद रखो कि जो एक एटीपी होता है ये 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी को ट्रैप करके रखता है। 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें ट्रैप्ड होती है। तो देखो अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी बनते हैं, तो अगर हम टोटल ट्रैप्ड एनर्जी देखें तो 36 इंटू 8.1 इट इज 291 किलो कैलोरी। और अगर इसकी एफिशिएंसी निकाले हम किससे, इस ग्लूकोज से, मतलब ये एक ग्लूकोज से हमें 36 एटीपी मिले थे, मतलब कि 291 किलो कैलोरी एनर्जी मिली है। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 291 अपॉन 686, क्योंकि 686 में से अपन को निकालनी है और इंटू 100 करेंगे तो लगभग 42% या 42.50% जो है इसकी एफिशिएंसी आती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर 36 एटीपी बन रहे हैं तो 42% एनर्जी वो ग्लूकोज से निकाल लेते हैं। और अगर 38 एटीपी बनते हैं तो 38 इंटू 8.1 करा 307.8 किलो कैलोरी, और इसको अगर एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की 686 से तो लगभग 44.86 मीन्स हम मान सकते हैं लगभग 45% एनर्जी ये निकाल लेते हैं ग्लूकोज से। जबकि ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल में 686 किलो कैलोरी होती है, तो 686 किलो कैलोरी में से 36 एटीपी अगर बन रहे हैं तो केवल 42% एनर्जी निकल रही है। और अगर 45% अगर बन रहे हैं, सॉरी अगर 38 एटीपी बन रहे हैं तो 45% एनर्जी निकल रही है। तो ये एफिशिएंसी है, सेल्यूलर एफिशिएंसी। ये हमारा रेस्पिरेशन और प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक था FCI के अंदर वो यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।